बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशाल्लाह हमारे 5वें सेशन का लास्ट मॉक 5 मॉक हमने क्लास में आप लोगों ने मिलकर सॉल्व किए मेरे साथ। इस मॉक के लिए भी पहले 15 मिनट दे रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। 15 मिनट आपके स्टार्ट होंगे। टाइम नोट कर लीजिएगा प्लीज़। क्या टाइम हुआ शेरवाज भाई? 35। 50 तक आपके पास टाइम है। जी बच्चों, सिलेक्शन की है। नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद जी एक ये है और एक नहीं, 2 नहीं, 1 मिनट, चुप ओए, 1 भी नहीं, चुप ओए, चुप ओए, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी, लेकिन 3 ज्यादा आसान है अगर आप पढ़ के गए हुए हो और आपको ये रियलाइज भी करवाना है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आप इजी मार्क्स ले सकते थे। इसके बाद नहीं भाई, ये 3 पे आना चाहिए, फिर 4 पे ये ले आए, कोई इशू नहीं है। अब 1 और 2 इसे ले आए 2 को 5 पे और इसे ले जाएं 6 पे। मेरी बुक्स में ये रैंकिंग बनती है और मैंने इसे कल देखा भी था, तो यही रैंकिंग सबसे बेस्ट है। ठीक, अब आए 7, 8, 9 पर। 7, 8, 9 पर बेटा बातें नहीं। EGL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। आगे ये क्या है? रेशियोज है। और नोवा कौन सा है जी भाई? इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, इसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी है, इसमें एरर भी है, तो इसको नंबर 9 पे ही रखें। 8 और 7 में से मैं 7 को नंबर पहले रखूंगा, ये 7 पे रखें और इसको 8 पर रख लें। ओके हो गया। अब आ जाए सबसे पहले MCQs पर। थ्योरी वाले मैं करवा देता हूं, न्यूमेरिकल वाले आप बाद में करते रहिएगा। मक्खी पता नहीं कहां से सुबह ही सुबह आ गई है। पहला छोड़ दें, दूसरे पे आ जाए। क्या कह रहा है? अभी पढ़ा के आए हैं, रीड करके आए हैं। राइजिंग प्राइसेस हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट क्या हो रहा होता है जी? प्रॉफिट क्या हो रहा होता है और एसेट्स क्या हो रहे होते हैं? अंडरस्टैंड। राइट ऑप्शन इज ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट बेस फॉर एसेट्स रेफर्ड इन? इनमें से किसकी बात नहीं आई पूरे चैप्टर में? वैल्यू इन यूज भी है, करंट कॉस्ट भी है, फेयर वैल्यू भी है। इसे छोड़ दीजिए जी भाई। नंबर 5, नंबर 5, which of the following concept measure profit in terms of an increase in production capacity? बोलें भाई। फिजिकल कैपिटल। नंबर 6 कहता है इनमें से कौन करेक्ट है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS। सही है। वन ऑफ द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट IASB टू डेवलप IFRS दैट आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। सही है। बोथ आर करेक्ट। ये थोड़ी कहा, उसने कहा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है
वो हेल्प करता है आईएसबी को स्टैंडर्ड बनाने में। ऊपर वाला क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईएफआरएस, पहली लाइन ही ये लिखी हुई है। एंड नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड एनी स्पेस, सही है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करता, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड से नहीं जीतता तो बाकी नहीं जीतता। आगे ध्यान से देखें, कौन सी फंडामेंटल में दो चीजें दी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और क्योंकि टाइमलीनेस और कंपेरेबिलिटी जो है एनहांसिंग क्वालिटी से। नंबर 8 आराम से, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं शामिल, ऑब्जेक्टिव और जनरल पर्पस शामिल है, ये तो शामिल है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन ही ये करता है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, इनकी डेफिनेशन भी यही बताता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, जी बताता है, क्या नहीं बताता, ये IS 1 बताता है। कौन बताता है, तो लिख लें, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो है ये IS 1 बताता है, और वो स्टैंडर्ड है, वो फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरी हाफ बुक हो चुकी है, कब है, उसके बाद मॉक इंशाल्लाह। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे टेस्ट, सारी असेसमेंट, सारी रिवीजन सीरीज, सारी मॉक सीरीज की फाइल बनाई है? फाइल बनाई है सर, मेरी पूरी फाइल रेडी है, ऊपर क्वेश्चन पेपर है, नीचे सजेस्टेड सोल्यूशन है, और उसके नीचे मैंने अपनी आंसर कॉपी लगाई है। सर मैंने लिस्ट बनाई है कि इन सारे टेस्ट में मुझे यहाँ मसला आ रहा है, वो मेरे वीक एरियाज हैं, मैं वीक एरिया पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा और अपने जो स्ट्रेंथ एरिया उन पे कम टाइम लगाऊंगा। देखो कितना बड़ा मसला है ना। तो आज अपने आप से वादा करेंगे यार, सबसे पहले मैंने ये फाइल कंपाइल करनी है, क्योंकि इसमें पूरा क्रंच मौजूद है। नाउ ऑनवर्ड मैंने सर के लेक्चर रिवाइज नहीं करने, मैंने रजिस्टर रिवाइज नहीं करने, मैंने सिर्फ ये टेस्ट सीरीज करनी है, और इस टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस है। एक जगह टेस्ट नहीं हुआ, दूसरी जगह टेस्ट हो गया, दूसरी जगह टेस्ट नहीं हुआ, तीसरी जगह टेस्ट हो गया, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मौजूद होगा। तो बजाय इसके कि आप 120 लेक्चर रिवाइज कर रहे हो, आप अपनी टेस्ट सीरीज रिवाइज करें। ठीक है, तो शाबाश, सब बच्चे फाइल बनाइएगा। करेक्ट बताना है, क्या बताना है, करेक्ट। ध्यान से देख लें, कहते हैं रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आर टू फंडामेंटल क्वालिटी। सही गलत बोले भाई, फंडामेंटल क्वालिटीज है, जी है। कंपेरेबिलिटी इज एन एनहांसिंग क्वालिटी। सही गलत, तो बोथ आर करेक्ट। कैलकुलेशन छोड़ दें, आगे आए जी। कहता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज अपडेटेड ओवर टाइम टू रिफ्लेक्ट, बोले भाई, द कॉस्ट एडजस्टेड फॉर, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा पे बन रहा होता है। किस पे बन रहा होता है, आगे जी इंटरप्रिटेशन में। ध्यान से भाई, ध्यान से पढ़ें भाई। बेटा इसमें मुझे आई कैप से थोड़ा एतराज है, यहां से साथ लिखें विद डिस्काउंट रिसीव्ड। नहीं भी हो तो अभी बता देता हूं, हेलो हेलो छोड़ दो। करंट रेशो कितनी है, ये देखो, इसे इस तरह करेंगे तो इसका मतलब करंट एसेट 1800 रख लेता हूं, करंट लायबिलिटी, ओके। अब वो क्या कह रहा है, रिसीव्स कैश, कैश आया, कैश आया, क्या कहता है, रेशो क्या होनी है, इंक्रीज। कैश आया और शॉर्ट टर्म लोन भी आया, न्यूमिनेटर भी आया, और 200 रुपए ऐड कर दो,
बोलें जी। 2000 डिवाइडेड बाय 1200 आंसर दें। 1 पॉइंट। मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था नो इफेक्ट नहीं कहना, नो इफेक्ट नहीं कहना। दोनों चेंज होंगे तो मैथमेटिकली आंसर चेंज हो जाएगा। नो इफेक्ट सामने बता रहा हूं, नो इफेक्ट नहीं। और वो क्या कह रहा है, इंक्रीज होना। क्या आगे, रिसीव्स कैश फ्रॉम एन। अब करंट एसेट क्या हुआ, बोलें भाई। ऊपर ही अप हुआ और ऊपर ही 1800 जमा 200 माइनस 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। अब 1800 डिवाइडेड बाय 1000 1 पॉइंट। पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल। अब 1800 में से 200 चले गए और नीचे 1000 में से 200 चले गए। 1600 डिवाइडेड बाय 800 आंसर 2 आ गया, इंक्रीज आ गया। परचेज इन्वेंट्री ऑन 1800 जमा 200 डिवाइडेड बाय 1000 जमा 200 आंसर। अब बताएं जी कहां इंक्रीज हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंपैक्ट पूछेगा ऐसे करके देखना, जब इंपैक्ट पूछेगा ऐसे करके देखना। बच्चियों बातें नहीं। अब रूल क्या बना, दोनों में सेम अमाउंट इंक्रीज होगी तो डाउन, दोनों में सेम अमाउंट डिक्रीज होगी तो अप। किसी एक में प्लस माइनस होके खत्म होगा तो सेम। 3 रूल हो गए लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में प्लस हुआ तो डाउन, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में प्लस हुआ तो डाउन, रेशो डाउन होगी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस हुआ तो रेशो बोलें अप होगी। रेशो क्या होगी, अप होगी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बोले माइनस होगा तो रेशो अप हो जाएगी। न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक में प्लस माइनस हुआ तो रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इन 3 से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अल्लाह के फजल से। बोले दोनों में अप हुआ तो, दोनों में डाउन हुआ तो, अब किसी एक में प्लस माइनस हुआ तो सेम, क्या रहेगी, सेम। ध्यान से करें या ये पीछे जो आपने आंसर दिया था सही कर दीजिएगा भाई, ये जो मैंने अभी करेक्शन की है ध्यान से पढ़ें। 6 टाइम्स आंसर है डेटर टर्नओवर का। इसका मतलब कितनी दफा पैसे देने आया, 6 दफा। 6 दफा देने आया, साल में 2 माह बाद आया, तो राइट ऑप्शन इज, सिखाया था एक दिन। जल्दी से कर दें, वही तरीका है जो अभी सिखाया। करंट, बेटा बातें नहीं, करंट रेशो 2 है, क्विक रेशो 0.8 है। पॉजिटिव कैश को यूज करें क्रेडिटर को पे करने के लिए, क्रेडिटर को पे करने के लिए। अब ये है करंट रेशो और ये है बोले क्विक रेशो। क्या आंसर है, 2000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें और क्विक रेशो कितनी है, 0.8 है, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें। ये आंसर क्या आ रहा है, 2, ये आंसर आ रहा है 0.8।
कंपनी ने पॉजिटिव कैश यूज किया क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो कैश क्या हुआ भाई, कैश क्या हुआ, डाउन, ये डाउन हो गया 200 रुपए। लाइबिलिटी भी क्या हुई, डाउन। अभी आप लिख के आए हैं, अगर डाउन हो रहा हो तो आंसर दें, 2.25 इधर आ जाए, ये 800 पे ही रहा, इसमें से कितना निकल गया भाई 200, और इधर 1000 में से 200, आंसर दें 0.75। देखें क्या है भाई, बोले भाई करंट रेशो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और क्विक रेशो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। रूल आपने देखना है कि यार मैंने करना क्या है, प्लस माइनस कैसे करना है। यहां न्यूमिरेटर बड़ा था, यहां न्यूमिरेटर छोटा था, तो इतने मैथ में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये ट्रिक सिखा दिया, इससे करना है, क्योंकि मैथ एक अलहदा लाइन है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैथ में। यहां कोई और तरीका है, यहां कोई और तरीका, चलो इसका भी लिख लो। डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बड़ा हो, दोनों में सेम इफेक्ट हो माइनस का, तो रेशो अप होगी। अभी पीछे देखें आपने यही किया था, माइनस हो रहा था तो रेशो अप हो रही थी, लेकिन दूसरे में क्या है, न्यूमिरेटर छोटा है और माइनस हो रहा है तो रेशो कम हो जाएगी। न्यूमिरेटर छोटा हो तो कम हो जाएगी, और न्यूमिरेटर बड़ा हो तो भाई ये देखो यार, भाई न्यूमिरेटर, भाई अब मैथ तो इस वक्त नहीं हो सकेगा ना, इसलिए रूल याद रखें, ये न्यूमिरेटर है, ये न्यूमिरेटर है, ये न्यूमिरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर बड़ा था, माइनस हुआ तो रेशो अप हुई, न्यूमिरेटर छोटा था, माइनस हुआ तो रेशो डाउन हुई। तो लिखने न्यूमिरेटर बड़ा हो माइनस हो तो रेशो अप जाएगी, न्यूमिरेटर छोटा हो माइनस हो तो रेशो डाउन जाएगी। इसका आसान तरीका क्या होगा, पेपर वाले दिन फिगर सॉल्व करके 1 मिनट में आंसर आएगा, 1 मिनट में आंसर आएगा, 30 सेकंड से पहले आंसर आ जाएगा आपका, आपके सामने फिगर होगी, और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली लिख रहे होंगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली लिख रहे होंगे। बोले जी कौन सा ऑप्शन है, बीटा। ये सॉल्व करने ध्यान से कीजिएगा, गियरिंग रेशो का पॉइंट है। व्हाट डू मीन बाय गियरिंग रेशो का इंक्रीज होना, बढ़ जाना। आप बताएं जी, शेयर्स इशू करेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम हो जाएगी, वो कह रहा है रेशो बढ़े, ये तो नहीं है। शेयर इशू करना, फिर रेशो इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी तो रेशो, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर, फिर इक्विटी बढ़ेगी, रेशो, क्योंकि इक्विटी डिनोमिनेटर में आ रही है। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, अब कैश डिविडेंड की एंट्री याद करें, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट होगी तो इक्विटी, इक्विटी आ रही है डिनोमिनेटर में, इक्विटी कम हुई तो रेशो, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। याद रखने फॉर्मूलास, ये कई दफा जीपी का पॉइंट आया था, ध्यान से देखें, जीपी का पॉइंट क्या कह रहा है, अब ज्यादा कब होगी जीपी रेशो, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कर दी, अप कर दी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो जीपी रेशो अप हो गई। सेल्स वर हायर देन, याद करें जब कभी मैंने कहा है सेल्स ज्यादा हो और साइलेंट हो तो क्या होता है, यूनिट्स, और यूनिट्स तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी अफेक्ट करती है, सेल्स को भी अफेक्ट करती है। सेलिंग प्राइस के लिए बोलेगा साइलेंट है, सेल्स बढ़ रही है तो यूनिट्स की वजह से बढ़ रही है, आपके रजिस्टर पे लिखा हुआ है, दोबारा लिख लें, सेल्स इंक्रीज हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो यूनिट्स की वजह से बढ़ेगी।
कहते हैं इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन, बोलें भाई, बोलें भाई, भाई वो कहता है कि भाई डिस्पोजल प्रोसीड्स मैंने सेल्स में शामिल कर दी, तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया, तो जीपी रेशो बढ़ गई, क्योंकि सेल्स की फिगर ज्यादा हो गई। ऑल्दो उसने ट्रीटमेंट गलत की है, लेकिन हम यहां ये थोड़ी कहने कि कौन सी ट्रीटमेंट सही है कौन सी ट्रीटमेंट, तो लिखें जब कभी वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम ये नहीं बताना चाह रहे सही है या गलत, हमने तो फैक्ट बताना है। अब सेल्स बढ़ जाएगी, जब उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो बड़ी फिगर आएगी, तो जीपी बढ़ जाएगा, जीपी बढ़ जाएगा तो जीपी रेशो बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स वहीं पे है और सेल्स बढ़ गई। दो तरीके, सेल्स बढ़ जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स वहीं रहे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाए, इन दोनों केसेस में जीपी रेशो अप हो जाती है। डाउन कब होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स वहीं रहे, सेल्स कम हो जाए, सेल्स वहीं रहे, आगे डिक्रीज इन कैरेज चार्जेस बोर्न बाय द ऑन गुड्स सेंट टू, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का जीपी रेशो से, ये तो जीपी के बाद माइनस होती है, तो राइट इज ए एंड सी। रेशो की अभी लिमिटेशंस बताकर आया था, ध्यान से देखें। लिमिटेशन में ध्यान से देखिएगा, स्टेट बुक रीडिंग से उठना है इसने। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लिमिटेशन था, ये तो था लिमिटेशन, हमने वो बताना है जो लिमिटेशन नहीं है। डिफरेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग रेशोस, ये नहीं था, ये पूरी बुक में हमने कहीं नहीं पढ़ा। डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट, ये था। कंपनीज परस्यूइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी, ये भी था। अब बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 10 बोनस मार्क्स लेने के लिए। स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ के जाना है, रिटेन करना है, कुछ नहीं आपके पास मजीद करने के लिए, मां सिवाय पिछली बातों को रिवाइज करना। जल्दी से कर दें, जैसे अभी सिखाया वैसे ही कीजिएगा। क्या कह रहा है, करंट रेशो 1 से ज्यादा है, लो जी 1200 डिवाइडेड बाय 1000 अज्यूम कर लिया, क्या आंसर आ रहा है 1. व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ अ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन, अब करंट एसेट बढ़ जाएंगे, इन्वेंट्री बढ़ेगी, 200 लगा दो, नीचे लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, आंसर दो। 1400 डिवाइडेड बाय 1200, आंसर दो 1 पॉइंट, क्या हो गई, यही हमने पढ़ा था, अगर अप हो जाएंगे तो रेशो डाउन हो जाएगी, ढूंढे। करंट रेशो वुड डिक्रीज, हाँ जी डिक्रीज हुई है, बट वुड रिमेन हायर देन, ये देखो 1 से ज्यादा है, तो सी। कुछ नहीं करने की जरूरत, एक फिगर उठाओ और सॉल्व करके उसे बता दो भाई ये इफेक्ट आ रहा है। ध्यान से करें, नंबर 8। कहते हैं कस्टमर को ज्यादा टाइम अलाउ करो, इसकी वजह से डेटा टर्नओवर टाइम्स में कम हो जाएगा, गलत कह रहे हैं। कलेक्शन पीरियड कम होगा तो कलेक्शन टाइम ज्यादा होंगे, तो ये गलत है। ऑल डेटर्स पे करें विद इन क्रेडिट टाइम, एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी नील। नील कैसे होगा, नील तो सिर्फ कैश सेल्स में होता है, तो लिख लो नील तो सिर्फ कैश सेल्स में होता है, बाकी चाहे 2 दिन हो 4 दिन हो नील नहीं हो सकता, तो दोनों में से कोई भी ठीक, नन इज करेक्ट। ध्यान से करें, गियरिंग रेशो पर है,
इनमें से कौन गियरिंग रेशो को इंप्रूव करेगा? इंप्रूव कब होती है? जब डाउन होती है। इसका डाउन होना इंप्रूवमेंट है। इसका डाउन होना इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि ज्यादा हो जाए। इंप्रूवमेंट का मतलब जो उसकी फिगर ने हमें गुड इंप्रेशन देना है वो बताओ। गियरिंग रेशो कम होना इंप्रूव होता है। अब आए, शेयर इशू की है, शेयर इशू की है, इक्विटी बढ़ गई तो गियरिंग रेशो कम हो गई, कम हो गई तो इंप्रूवमेंट है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन कम हो गया, लोन कम हो गया तो गियरिंग रेशो कम हो गई, गियरिंग रेशो कम हो गई तो इंप्रूव हो गई। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इक्विटी क्या हो गई? बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई तो गियरिंग रेशो डाउन हो गई। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये रीपेमेंट है, सॉरी भाई, भाई एक मिनट, क्या कह रहे हो? रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट की तो लोन कम हो गया, ऊपर भी और नीचे भी। एक मिनट भाई, सदाबहार हमारे पास क्या है फॉर्मूला? लोन बोलो 1000, लोन बोलो 1000, इक्विटी बोलो 2000, आंसर दो। 33.33 भाई, 33.33। आप सुने भाई, दो बताने हैं, दो बताने तो इसका मतलब जहां इफेक्ट ज्यादा आ रहा होगा, जहां इफेक्ट। आप जरा देखें, यहां शेयर डिस्काउंट पर इशू की है, यहां शेयर डिस्काउंट पर इशू की है, और यहां दोनों में शेयर कैपिटल तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल किस पे होता है? पार वैल्यू पे। रीपेमेंट ऑफ लोन से लोन कम हो गया, 800, 800 जमा 2000, आंसर दें। 28.57। डिस्पोजल ऑफ अ लोन, ये तो नहीं है। अब एक है इशू ऑफ बोनस शेयर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? रिटेन अर्निंग, डेबिट, शेयर कैपिटल, एक इक्विटी की वैल्यू कम और एक ज्यादा, इससे तो कोई इंपैक्ट, क्योंकि हमने कहा था एक ही आइटम प्लस माइनस होगा तो रेशो पे कोई फर्क। तो फिर ये दो, ए एंड बी, ए एंड बी। सी क्यों नहीं हुआ? प्लस माइनस एक ही हेड में हुआ। क्या बोलोगे? करके दिखा दूं? ये देखो, ये 1000 डिवाइडेड बाय 1000 जमा 2000 माइनस 200 जमा 200, देखो आंसर सेम आ रहा होगा। और हमने इंप्रूवमेंट बतानी थी, तो ए एंड बी, ए एंड बी। जल्दी से कर दें, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं भाई। कैश का बैलेंस क्या हो गया? यानी कैश आया है, डेटर की पेमेंट डिले हुई तो कैश आया नहीं है, कम हुआ है, लेट आ रहा है। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने टाइम कम दिया है तो कैश ज्यादा नहीं हुआ, कैश कम हुआ है, जल्दी पैसे देने पड़े हैं। लॉन्ग टर्म लोन लिया है इंटरेस्ट पे, लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो कैश आया है। डिविडेंड जो प्रपोज किया था डायरेक्टर्स ने, अ डिक्रीज इन फाइनल प्रपोज डिविडेंड बाय, इसकी तो एंट्री होनी है, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। इसमें तो कैश इन्वॉल्व है ही नहीं, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। इसलिए याद करें, मैंने आपको कहा था डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन है उस पर एंट्री क्या पास होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कैलकुलेशन अभी छोड़ दें। हाँ जी, ध्यान से देखें, इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवरेज का मतलब इंटरेस्ट कवर रेशो। छह से 3.5 पे गया, इसका मतलब
या न्यूमिनेटर कम हुआ या डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ है। ठीक है, कंपनी ने कुछ लोन वापस कर दिए, इंटरेस्ट कम होगा तो ऊपर पीबीआईटी भी तो ज्यादा होगा भाई, नीचे इंटरेस्ट कम होगा तो ऊपर पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तो ज्यादा होगा, इसका फर्क नहीं है। आगे देखें, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, न्यूमिनेटर डिक्रीज हो गया, न्यूमिनेटर डिक्रीज हो गया तो इंटरेस्ट कवर डिक्रीज हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट वहीं रुका रहा और न्यूमिनेटर कम हो गया, न्यूमिनेटर कम डिनोमिनेटर वहीं, तो रेशो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस पे नहीं फर्क आएगा क्योंकि इस पे प्रॉफिट ऊपर गया है और इंटरेस्ट नीचे गया, इसमें सिर्फ प्रॉफिट नीचे गया है, इंटरेस्ट सेम रहा। कंपनी ने रिड्यूस किया अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो भाई इससे तो इंटरेस्ट कवर ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट वहीं रहा और इंटरेस्ट डाउन हुआ, तो ये तो रेशो को ऊपर लेकर जाएगा। कंपनी ने अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ा लिया, भाई सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने से इंटरेस्ट कवर का कोई ताल्लुक नहीं। हां, अगर आप कहें सेल्स अप तो प्रॉफिट भी, प्रॉफिट अप तो कवर अप होगा, डाउन नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। अब मेरे भाई इसको फौरन 30 सेकंड के अंदर सारा एनालाइज करना, इसके लिए परफेक्शन प्रैक्टिस। अनकॉन्शियस पार्ट में अप डाउन मौजूद हो कि यार किसका कैसे इंपैक्ट आना है, वरना 15 मिनट तो यही सोचने में लग जाएंगे यार ये तावीज थे क्या। ठीक है, अब कौन आ गया, अर्निंग पर शेयर, जल्दी से करें। ध्यान से, पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर आया और कहना है इंक्रीज किसकी वजह से होगा, राइट इशू की वजह से, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ईपीएस डाउन होगा, बोनस इशू में भी शेयर ज्यादा होंगे, ईपीएस डाउन होगा, शेयर स्प्लिट में भी शेयर ज्यादा होंगे, ईपीएस, शेयर कंसोलिडेशन में शेयर्स कम होंगे, शेयर्स कम होंगे तो ईपीएस, तो राइट ऑप्शन इज ये। देखें, ध्यान से पढ़ें, कहता है इनमें से कौन करेक्ट है। कहते हैं ईपीएस को शो ही ना करो अगर वो नेगेटिव है, ऐसी कोई बात की हमने, गलत है। कहते हैं अर्निंग पर शेयर कैलकुलेटेड फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस, भाई फेस पे सिर्फ ईपीएस लिखा जाता है, कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड का ब्रेकअप नहीं लिखा जाता। लिख लें, हम फेस पर सिर्फ ईपीएस लिखते हैं, कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड का ब्रेकअप नहीं लिखते, चाहे वो बेसिक ईपीएस हो चाहे वो डाइल्यूटेड ईपीएस हो। लिख लें, फेस पर हम सिर्फ फेस पर ईपीएस लिखते हैं, उसकी ब्रेकअप नहीं लिखते कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड पर। हम फेस पर सिर्फ ईपीएस लिखते हैं, उसकी ब्रेकअप नहीं लिखते कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड पर। ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, नया ख्वाब, क्या नया ख्वाब, पोटेंशियल मीन जो फ्यूचर में शेयर्स बन जाएंगे। कहते हैं राइट इशू किया है हमने मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर, भाई ये हकीकत है, ये क्या है, ये हकीकत है। शेयर ऑप्शन नया ख्वाब, ख्वाब नहीं कहना भाई, नया ख्वाब। कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नया ख्वाब। बॉन्ड्स कन्वर्टिबल, नया ख्वाब। तो सिर्फ ये हकीकत है, और जो हकीकत है वो पोटेंशियल शेयर होल्डर नहीं है। जो कन्वर्टिबल्स है ना, ये सारे नया ख्वाब हैं, ये है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये छोड़ दे। ओके, कौन सा क्वेश्चन करना है नंबर 1 पे, फ्री। भाई बातें ना करें, कितनी देर में कर दोगे, 2-4 मिनट ले लो जल्दी से।
बच्चियों बातें ना करो प्लीज, बच्चियों। भाई ये सोल्यूशन में थोड़ी गलती है, ठीक करनी है। बैठे में इधर, उन्हें बुला लें बुजुर्गों को। चले भाई जल्दी करें। तो पता नहीं कौन से माशाल्लाह मजनू के भाई हैं, कभी मैं कभी तुम, कभी हम तुम। हाँ कभी खाइए हम तो, लेकिन बहुत मीठी होती है। बेटा जब भी तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता इनके। ये भी ड्रामा है कोई? ये ड्रामा है? और मुझे कहते हैं मैं ड्रामा देखता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है ये खलीलुर रहमान का भतीजा है, भांजा है, भतीजा है। फैन हूं, फैन तो किसी सही चीज का बन। चलो एसी बंद नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। स्लो कर दे बेटा। चलो क्वेश्चन करो जल्दी से। आओ भाई। कभी मैं कभी तुम, KL owns a plant which it acquired on 1/1/19 for 50 लाख। यूजफुल लाइफ 8 साल है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। 31/12/21 को प्लांट कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वुड बी, तो नेट कितने का बिकेगा? 35 लाख का। ये 35 लाख इसकी फेयर वैल्यू है, 35 लाख इसकी फेयर वैल्यू है। अब जरा ये देख लें कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में याद पड़ता है, ये बच्चे ने सही पॉइंट आउट किया है कि फेयर वैल्यू में डिस्पोजल कॉस्ट माइनस नहीं होती। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, फेयर वैल्यू में डिस्पोजल कॉस्ट माइनस नहीं होती। लिख लीजिएगा भाई, फेयर वैल्यू में डिस्पोजल कॉस्ट माइनस नहीं होती। तो कितना आएगा? कितना था? 4 मिलियन। फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन में डिस्पोजल कॉस्ट कंसिडर नहीं होती। इसके बाद क्या कह रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब WDV। कितने का खरीदा था जी? 5 लाख का। ये आ गया, ठीक है, 5 मिलियन। लाइफ बोले कितनी थी? 8 साल। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 8, कितने साल गुजर गए? 19, 20 और 21। 31/12/21 पे खड़े हम, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 50 लाख माइनस 1875 माइनस कर दें 31। लो भाई, ये आ गई इसकी हिस्टोरिक कॉस्ट, जिसे WDV कहेंगे। वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना सिखाया था। द कैश फ्लो फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लान ड्यूरिंग रिमेनिंग लाइफ आर एज फॉलो। ईयर 1 और ईयर 2 में ये है, ईयर 3, 4 में ये है, 5 में ये है। और डिस्काउंट रेट कितना है? जल्दी से वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर दें। T1 यहां कर दो। प्लांट कितना था? 50 लाख। आप करें अपना काम। ओ आप अपना काम करें बुजुर्गों, बड़ी मेहरबानी बेटा। 18 लाख माइनस कर दें 31 लाख। फेयर वैल्यू कितनी है भाई? फेयर वैल्यू कितनी थी? 40 लाख। T1 की वैल्यू बताएं। कैश फ्लो 10 लाख। T2, T3, T4, T5। डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 0.90।
0.82, 0.75, 0.68, 0.621। डिस्पोजल वैल्यू कहाँ है भाई? कहाँ पे है डिस्पोजल वैल्यू? भाई इधर सुने भाई। एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वुड बी, ये जो आपकी कहानी है, याद करें इंपेयरमेंट, ये आज की कहानी है। और वैल्यू इन यूज में डिस्पोजल वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट कौन सी लेते हैं? जो लाइफ के एंड पर हो रही हो। आज की कहानी है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जाती है। फ्यूचर की कहानी है तो वो वैल्यू इन यूज में जाती है। तो ये 5 लाख कब लगना है? आज अगर बेचूं तो आज अगर बेचूं तो कहानी नहीं चल रही है। कहानी तो कब की चल रही है? वैल्यू इन यूज में, फ्यूचर की। तो लिख लें, आज की कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज में यूज नहीं होती। आज की कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज में यूज नहीं होती। वैल्यू इन यूज में तो फ्यूचर की डिस्पोजल वैल्यू और फ्यूचर की डिस्पोजल कॉस्ट यूज होती है। छोटी छोटी बारीकियां हैं, याद रखना। आज की कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज में नहीं यूज होती। वैल्यू इन यूज में फ्यूचर की डिस्पोजल वैल्यू और फ्यूचर की डिस्पोजल कॉस्ट यूज होती है। बोलो जी, कितना आंसर आया? फाइनली दे दें, कोई बात नहीं। 3 1 4 5। ठीक है यार, इस पे ना लड़ो प्लीज यार, अब तो बहुत पढ़ा दिया, अभी भी इसी बात पे लड़ाई चल रही है। वैल्यू इन यूज भी आ गई। कितनी आई है? 3 1 9 3 4 5। व्हाट डू मीन बाय करंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज खरीदूं टू रिप्लेस द मशीन विद अ न्यू वर्जन ऑफ प्लांट वुड कॉस्ट टुडे। तो ये इसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको WDV पे नहीं लेके जाना, ये फॉर्मेट इन्होंने गलत बना दिया, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब आज जितने में खरीद सकता हूं। अब बताएं, इनमें से एंट्री वैल्यू कौन सी है और एग्जिट वैल्यू कौन सी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, एग्जिट, क्योंकि लास्ट में इसे बेच देना है। करंट कॉस्ट, एंट्री वैल्यू, ये एंट्री और वो एग्जिट। कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का था। इसके बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये था। जल्दी से कैलकुलेट करो, मिनट लगाओ, शाबाश। आज मुझे जल्दी फ्री कर दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। बेटा मिट्टी का तेल खानी हो, ये लो। सही है बेटा, कुर्बानी का बकरा भी ऐसे नहीं बोलता। इंसान बन जा बेटा, शोखा ना हो ज्यादा। इंसान बन, इंसान। हाँ, मुंह में जायका बना बना भाई जल्दी से कर दो। कर्जे जान बेटा, इसे क्या, तेरी अटेम्प्ट जो है ना मुझे रिस्क पे ही लग रही है, बता दे उससे। कर्जे जान बेटा आओ। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है भाई? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? जल्दी से करें। क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाना है। और साथ क्या बनाना है? नेसेसरी डिस्क्लोजर। साथ क्या बनाना है? नेसेसरी डिस्क्लोजर। एक्सट्रैक्ट भी बनाओ और डिस्क्लोजर भी बनाओ, सिखाया हुआ है क्लास में। जल्दी करें फिर मैं बनाता हूं। फॉर्मेट दिखा दो, लेकिन अब फॉर्मेट याद हो जाने चाहिए थे यार। चलो जल्दी करो। चलो पहले इतना कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज, बातें नहीं भाई। अगर पूरा डाटा यूज हो गया तो पूरा फॉर्मेट यूज कर लेंगे, बाकी जितना यूज होगा उतना यूज कर लेंगे, ठीक है? ध्यान में रखें। चले जल्दी से करें। ये नोट का डिस्क्लोजर ऐसे ही बनाया था, जो रिकंसिलेशन थी, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। जल्दी करें, शाबाश। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं।
भाई बातें ना करें प्लीज बेटा, काम पूरा नहीं होगा प्लीज। बार बार टोकना अच्छा नहीं होता, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। कोई बच्चा टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। भाई जल्दी करें प्लीज। हम्म, जल्दी करें। और फॉर्मेट खुद ही याद करें, ये फॉर्मेट मांगना मुनासिब नहीं था आपकी तरफ से भाई। हो गया फॉर्मेट कॉपी। क्वेश्चन में बेसिक भी है और डाइल्यूटेड भी है।
बड़ी मक्खी नहीं मारूंगा, कह तो रहा हूं बड़ी मक्खी जो इनकी दोस्त बैठी हुई उसे नहीं मारूंगा, छोटी मरेंगी तो बड़ी जिएगी ना। हो गया कॉपी? थके नहीं पढ़ पढ़ के? बस आज आखिरी क्लास है, फिर सुकून करना। प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया फॉर्मेट कॉपी? खामोश, चलो कॉपी करो। भाई एवरेज बच्चों ने कर लिया तो इसका मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी कॉपी करें। खामोश, चले ऐसे करें, जल्दी करें कॉपी। बच्चियों खामोश बैठे। शिट यार, खाली गई शॉट, जल्दी करें। अब आएगी भी नहीं। मखदूम भाई, ये अहमद भाई बैठे होंगे क्वालिटी इंश्योरेंस में, उन्हें कहना सर कह रहे हैं मुझे जरा बिस्किट भी दे देना चाय के साथ। हो गया कॉपी? जल्दी कर लो यार, मैंने सूट भी खरीदना है। अभी तो फायदा है, बाजा तो अपने जैसा ना लाता। हो गया कॉपी? चलो ये कॉपी करो, जल्दी करें प्लीज। बेटा बातें ना करें प्लीज, बुरी बात।
चलूं? चलो भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेलिवेंट जगह पे पुट करते जाएंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू कर्जे जान लिमिटेड QL फॉर द ईयर एंडेड 31/12/11। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कर्जे जान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/11 शोइंग ऑल नेसेसरी डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अर्निंग पर इग्नोर कंपैरेटिव फिगर्स। डेढ़ 150 बच्चा बैठा हुआ है, मक्खी को भी पता नहीं मेरे से ही कोई जिद है। हाँ भाई, इशूड शेयर कैपिटल ऑन 1/1/11, ये ओपनिंग है कितने, और पार वैल्यू। आओ जनाब, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के लिए ओपनिंग बताएं 1/1/11 पे कितने हैं, 80 मिलियन। साथ साथ फिल करते जाइएगा प्लीज। बेटा बातें नहीं। पेड अमाउंटिंग टू 130 मिलियन इंक्लूड आ लॉस, इंक्लूड का मतलब इसमें ही शामिल है। आफ्टर टैक्स लॉस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का 40। कहां पुट करेंगे, कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड के फॉर्मूलाज में लिखें भाई। असल में फिर पैड कितना है, 170, पैड 170 है। इसमें डिसकंटिन्यूड का लॉस है कितना भाई, कितना, 40। कितना है, 40। साथ क्या लगा दे, माइनस। क्या लगा दे, माइनस। यार बड़ी चिमरीस औरत है यार। नहीं, उसने कह दिया मेरा मक्खा मर गया वह। जा नहीं रही है, ऐसी चिमड़ीस है। चलो भाई, कंटिन्यू से कितने है, 170, और इधर कितना है, 40। कहा 90, 130 प्लस 40 कितना हुआ, इसमें लॉस कितना है, 40। अब कितना बचा, 130। इंक्लूड का मतलब है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ऐड करूंगा तो बिफोर लॉस पहुंचूंगा। असल में प्रॉफिट 170 हुआ, 40 का नुकसान हुआ, तो बाकी कितना बचा, 130। अब क्वेश्चन पढ़े, क्या कह रहा है, पैड 130 है, इंक्लूड का मतलब होता है इसका अफेक्ट आ चुका। किसका अफेक्ट आ चुका, लॉस का। कितना, तो इस लॉस ने उसे क्या किया होगा, कम किया होगा। लॉस से पहले कितना है, 170,
और 40 का लॉस है। क्लियर हो गई बात? इंक्लूड का मतलब क्या होता है? जो इफेक्ट आना था वो, आप जरा देखिएगा 30, 9, 11, इसका दूसरा नाम क्या है? 1, 10, 11, 20% एट अ प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू कितनी है? जल्दी से एनालिसिस करें, राइट इशू के एनालिसिस ये आ गए। बताएं पहले कितने शेयर्स हैं? 100, राइट इशू में 20, राइट इशू से पहले कितनी प्राइस है? कितने का बेचा? 11 का। ये कितना बना? ये सब कर चुके हैं हम, रिवीजन चल रही है। 12 शरिया, ये बिफोर, ये आफ्टर। सिर्फ मजाक पे फोकस नहीं करना, फिर तो आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक चलता है, मेन हमारा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। अब मेरे बच्चों यहां तक हो गई कहानी पूरी। अब आ जाए 80 इंटू 20/100 कितना बना? टोटल हो गया 30, 9, 11 का मतलब 1, 10, 11, 3 बटा, और ये 3/12, 9/12, बिफोर बोले 12 और आफ्टर बोले नीचे फ्रैक्शन नहीं लग, वो नहीं, ख्वाब नहीं लगेगा, आंसर दें 61 पॉइंट। दूसरा बोले, टाइम वेस्ट ना करें, जमा करें। शाबाश शाबाश, ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनके आने का मकसद पूरा हो रहा है। यार क्या चीज है यार, $85.22 आए जी। अब ये क्या है? नया ख्वाब, ये भी नया ख्वाब, ये भी नया ख्वाब, ये सारे नए ख्वाब है। अब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर देते हैं, कंटिन्यूड का भी और इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढे हैं क्वेश्चन में। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड देख लें भाई, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में है या नहीं? नहीं है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 85.22, आंसर 1.99 पर शेयर। बेटा बातें ना करें बच्चियों, बेटा इधर आ जाए। -40 ओवर 85.22, आंसर -4.47 पर शेयर। लो भाई इतना कॉपी करो। ये क्या कैलकुलेट किया? बेसिक ईपीएस। अब कितने ख्वाब है? तीनों की क्या करनी है? रैंकिंग। 25,000 शेयर ऑप्शन, एक शेयर ऑप्शन कितने शेयर्स ले सकता है? एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ, ऑप्शंस हैव ऑलरेडी वेस्टेड एंड विल एक्सपायर ऑन, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इन 11 इज 12 वाली चीज 10 में मिल रही है तो फ्री शेयर्स जाएंगे, और डिस्काउंट का एलिमेंट है 2, डिस्काउंट का एलिमेंट है 2। चलें, शेयर ऑप्शन में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, आ जाए रैंकिंग के लिए 0। कितने ऑप्शन है? 25,000। एक कितने में कन्वर्ट होगा? 100, वही निकाल रहा हूं, इंटू 2/12, 2/12 कितने बने? 0.5 मिलियन, 0.5 क्योंकि आप मिलियन में चल रहे हैं। 0/0.5
आंसर 0। ऐसे ही करते थे भाई, डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस। और अगर डिस्काउंट ना होती, प्रीमियम होती, तो फिर ये फ्री शेयर्स के बजाय शॉर्ट शेयर्स होते, और फिर डाइल्यूट के बजाय एंटी डाइल्यूट होता। माशाल्लाह आता सब कुछ है, बस रिवीजन कर लेना, ठीक है। आगे Q1 बेटा बातें नहीं ना प्लीज। हेड इशू डिबेंचर 8 में कन्वर्टिबल है 6 मिलियन शेयर्स, खुद ही गिवन दे दिए 6 मिलियन शेयर्स। डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड ऑन कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर ईयर 11 मिलियन। अब ये डिबेंचर है तो आफ्टर टैक्स करेंगे। आए जी रैंकिंग में चलते हैं, कोशिश करें, आप कर रहे हो, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं, जल्दी से 30 सेकंड में करें। न्यूमिनेटर में चेंज निकालें, डिनोमिनेटर में चेंज निकालें, शाबाश। डिनोमिनेटर की चेंज तो गिवन ही है, 6 मिलियन है। न्यूमिनेटर निकाल लें, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.35 या 100 माइनस 65 कर दीजिएगा जी। जा बेटा जा, पागल है। अब तूने प्लस कर दिया बेटा, अगले तुझे माइनस कर देंगे। मेरे चंदा कुर्सियां लगाएगा तू। और रुखसती के वक्त जो कुरान मजीद सर पे रखा जाता है, तू ही रखेगा। तेरे जैसी चीजें होती हैं जो एंड में ये कहते फिर बाजे भी बजाएगा। अब मैं क्या बोलूं यार, बच्चे को, बच्चा है, ज्यादा भी नहीं कुछ कहना है यार। बच्चा खुद कह रहे हैं अंसारी साहब एंड में मैंने कुर्सियां लगानी है। बोलो आंसर 7.15 7.15 ओवर 6 1। बस बस लड़ो ना, लड़ना नहीं है, लड़ाई की हिम्मत नहीं रही अब। चलो अच्छी प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल है एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस इनटू 4 मिलियन शेयर्स, और इन पर डिविडेंड था 5 पॉइंट इन ए आफ्टर टैक्स, शाबाश 5.75 5.75, और उधर है 4 मिलियन शेयर्स। 5.75 ओवर 4 आंसर 43। बॉटम से रैंकिंग करनी है 1 2 3। अब इसमें पुट करो जल्दी से, 2 मिनट लगाओ। एक है कॉपी करना, एक है सर हमने सॉल्व कर लिया, अब आप बताएं क्या करना है आगे, जल्दी करें, शाबाश। रैंकिंग हमने कर ली थी, लेकिन हम ना ईपीएस को पहले सॉल्व कर लेंगे और इंटरप्रिटेशन को बाद में, ताकि एक ही टेम्पो बना रहे। जल्दी करना है।
क्वेश्चन सॉल्व कर ले बेटे। चलो आओ भाई, या प्लीज बेसिक ईपीएस के लिए 100 डिनोमिनेटर 85 2 आंसर 1 पॉइंट। बेटा प्लीज 0 शेयर्स 1 पॉइंट बेटा बातें नहीं। 1.9 प्लीज डाइल्यूशन बताएं। ओके, अब डिसकंटिन्यूड के लिए उसका प्रॉफिट बताएं। माइनस शेयर्स 95 पॉइंट। सब याद है, एक आधी एडजस्टमेंट अगर टेक्निकल हुई और पहले कभी ना की हुई तो वो पास फेल को डिसाइड नहीं करेगी। बोले माइनस 4। ओके हो गया। अब ये सारा आपके पास डाटा मौजूद है जो हमने यूज किया। माशाल्लाह स्पीड आपकी अच्छी हो गई है। अब हमने ये काम करना है, पहले एक्सट्रैक्ट और फिर डिस्क्लोजर। एक्सट्रैक्ट में पुट करें चीजें जल्दी से, पहले इसमें पुट करें। 2 मिनट लगाएं बेटा, बातें ना करें। बातें नहीं बोले जी। बेसिक ईपीएस कंटिन्यूड का
डिसकंटिन्यूड का नेट करें और जा बीबी 1.5 डाइल्यूटेड पे आए 1. डाइल्यूटेड कितना आया है 1.91 और डिसकंटिन्यूड से 4 बोले 4.9 ये फिल कर लें जल्दी से। एक मशवरा दूं, ये फॉर्मेट याद करके फिल कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि हमें डिस्क्लोजर बनाना आ गया है। अभी तो फिर आप बने हुए डिस्क्लोजर में फिगर्स पुट करेंगे, आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। याद रहेगी बात तो इसे कर लीजिएगा। अभी छोड़ रहा हूं मैं इसे, कुछ नहीं है, उठा के फिगर्स लिखनी है, खुद लिखेंगे तो फायदा होगा और फॉर्मेट भी खुद बनाएंगे तो फायदा होगा। अब इसमें आपने टाइम सेव करना है। क्या सेव करना है? जल्दी से करें, 5 मिनट दे रहा हूं आपको। बेटा बातें ना करो बच्चियों, प्लीज बातें ना करें, बड़ी मुश्किल से मारी है। या अल्लाह माफ कर दे मालिक। जल्दी करें। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगती है और रिड्यूसिंग बैलेंस में परसेंटेज सेम भी हुई तो ज्यादा डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, कहाँ कम आएगी? कॉर्नर पे बैठे हुए स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा, मेल स्टूडेंट्स ने फोकस करके बैठना है क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी फीमेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आई होप सो कि बच्चे एहतियात करेंगे, ठीक है बेटा। और इस तरह के अल्फाज से आपको समझाने का मकसद भी यही होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जा रहा है। आई होप सो कि जब दोबारा पढ़ाते हुए मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और अगर मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है तो डेफिनेटली मेरी बच्ची को भी डिस्टर्बेंस हो रही है। एहतियात कीजिए प्लीज। यू आर वर्किंग एज the finance manager of King Limited during the year following events took place। अब बेटा required में क्या है? State the fact increase decrease of each of the above changes on the ratio in the next financial statement। अब आप क्या कह रहे हैं कि यार हम डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से कहां ले जाते हैं? कहां डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, कहां कम होगी? डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर डेप्रिसिएशन कम हो गई प्रॉफिट ज्यादा होगा। डेप्रिसिएशन कम होगी तो WDV ज्यादा होगी, WDV। अब इसका मतलब यहां इफेक्ट ये आ रहा है कि PBIT ज्यादा हो जाएगा और नॉन करंट एसेट वो भी ज्यादा हो जाएंगे हमारी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम होगी, PBIT ज्यादा होगा। डेप्रिसिएशन पुराने हिसाब से कम होगी तो एसेट ज्यादा होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड कम होगी तो WDV अप होगी। अब ये ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये पहले पॉइंट का इन 4 रेशो पे इफेक्ट बताना है। ध्यान से करें, 1 मिनट दे रहा हूं।
नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो जी इंक्रीज, प्लस कर दें। आपने इंक्रीज पूरा लिखना है, पूरा इंक्रीज लिखो, प्लस मैं अपनी वजह से, चलो मैं भी इंक्रीज लिख देता हूं, चलो ये लो इंक्रीज। अब एहतियात से रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, क्योंकि पीबीआईटी भी बढ़ गया, एसेट भी कम हो गए, न्यूमिनेटर ने भी ऊपर प्रेशर लगाया, डिनोमिनेटर ने भी ऊपर प्रेशर लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो इंप्रूव होती है, तो क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ा नहीं है, एसेट बढ़ा है। अब सुने भाई, लो भाई 2000 पीबीआईटी पुराना था और 20,000, ठीक। अब डेप्रिसिएशन कम हुई, पहले ये फिगर चल रही थी 2000 में से 200 की डेप्रिसिएशन थी, 20,000 में से 200 क्या बचा, 1800 और नीचे 19,000। आंसर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 अब आए जी 2000 में से अब 200 माइनस नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन कम हो गई 180। अब 20,000 में से 180 ऊपर 1900, 1820 नीचे 19,000, 800, 820, 9.18 क्या हो गया, इंक्रीज। भाई फिर मैं वो कह रहा हूं आप मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं है, आपको जैसे मैंने सिखाया ऐसे बोंगी मारे। जब इस बोंगी से आंसर सही आ रहे हैं तो दूसरी बोंगी मारने की जरूरत है, भी बोंगियां मारते फिरते हो। रिटर्न ऑन बोलो भाई, जो एसेट पे इंपैक्ट है वही कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज। अब होश में डेट इक्विटी रेशो, इतने खूबसूरत तो आप बचपन में भी नहीं थे, इतने खूबसूरत आप बचपन में भी नहीं थे। आप सुनो, प्रॉफिट इंक्रीज तो रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग इंक्रीज तो इक्विटी, इक्विटी इंक्रीज तो गियरिंग रेशो डिक्रीज, तो फिर गियरिंग रेशो क्या होगी, डिक्रीज। गियरिंग रेशो क्या होगी, डिक्रीज। अब गवर्नमेंट ग्रांट आप करके देंगे, जरा होश में कीजिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट होश में करके दें। डेट इक्विटी रेशो, आप कह रहे हैं मेरा प्रॉफिट अप हो रहा है, प्रॉफिट अप हो रहा है तो रिटेन अर्निंग अप हो रही है, रिटेन अर्निंग अप हो रही है तो इक्विटी अप हो रही है, इक्विटी अप हो रही है तो डिनोमिनेटर अप हो रहा है, डिनोमिनेटर अप हो रहा है तो गियरिंग रेशो डाउन हो रही है, डिक्रीज। फैंसी ना करिए। बट साहब आपकी इस मुस्कुराहट पे ना साथ वाले भी नहीं मरेंगे, बैठ जाएं आप आराम से, काम पे फोकस करें। मोनालिसा के रिश्तेदार थे, वो चली गई मुस्कुराहट इनमें ट्रांसफर करके। बेटा तू अपनी वाली पे ही फोकस कर ली, तेरी मेहरबानी, ठीक है। हाँ मेरा बेटा, इसको प्रॉब्लम है। चलो अब आओ, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट थी और आपने उसे एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट किया हुआ था, बाद में आपने वायोलेट की कंडीशन, ग्रांट वापस चली गई, ग्रांट वापस चली गई, एसेट अप हो गया, एसेट अप हो गया, डेप्रिसिएशन अप हो गई, डेप्रिसिएशन अप हो गई, पीबीआईटी, पीबीआईटी तो डाउन हो गया और नॉन करंट एसेट अप हो गया, नॉन करंट एसेट। अब जरा आप देखें, इसमें प्रॉफिट डाउन हुआ तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो बोले
डिक्रीज हो गई। रिटर्न ऑन एसेट्स, प्रॉफिट भी डाउन, एसेट भी अप, ऊपर न्यूमरेटर डाउन, उसने रेशो को किया कम, नीचे डिनोमिनेटर अप, उसने रेशो को किया डाउन, तो दोनों ने मिलकर डिक्रीज कर दिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी डिक्रीज। अब जरा ध्यान से, पीबीआईटी हुआ डाउन, प्रॉफिट हुआ डाउन, डाउन, रिटेन अर्निंग डाउन, रिटेन अर्निंग डाउन, इक्विटी डाउन, इक्विटी डाउन, डिनोमिनेटर डाउन, डिनोमिनेटर डाउन, गेनिंग रेशो अप, गेनिंग रेशो अप, तो हाँ जी क्या कह रहे हो जी? गेनिंग रेशो में हम फार्मूला क्या यूज कर रहे होते हैं? और इक्विटी, तो इक्विटी वाले एंगल से देख के चल रहे हैं, ठीक है भाई, और हमेशा इसी एंगल से देख के चलना। आगे चलें जी। अब क्या है? प्रोविजन फॉर, करें जी ध्यान से। या अल्लाह तेरा शुक्र। बुजुर्गों उधर ही बैठिएगा। अच्छा आप पीछे तशरीफ रखिएगा, मुझे आपसे काम है। चलें, आपने अलाउंस क्या कर दिया आप, और कहता है इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इज देन द इंपैक्ट ऑन। आप बताएं अलाउंस अप हो क्या? अलाउंस डिक्रीज, ठीक है। अलाउंस डाउन तो एक्सपेंस डाउन, सिखाया मैं। एक्सपेंस डाउन तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अप तो रिटेन अर्निंग अप, ठीक। दूसरी तरफ अलाउंस डाउन तो डेटर अप, डेटर अप तो करंट एसेट अप, करंट एसेट अप तो टोटल एसेट अप। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो बताएं। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, प्रॉफिट इंक्रीज तो ये क्या होगा? इंक्रीज। रिटर्न ऑन एसेट्स, भाई रिटर्न ऑन एसेट क्यों? पीबीआईटी में इफेक्ट ज्यादा है, पीबीआईटी न्यूमरेटर पे खराब है, तो न्यूमरेटर में इफेक्ट ज्यादा है, न्यूमरेटर में इफेक्ट ज्यादा है, तो रेशो क्या होगी? इंक्रीज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज ही होगा। अब गेयरिंग रेशो ध्यान से, रिटेन अर्निंग क्या हो रही है? अब रिटेन अर्निंग आप तो इक्विटी, इक्विटी आप तो डिनोमिनेटर आप, डाउन कहां भाई? डिनोमिनेटर आप, डिनोमिनेटर आप तो गेयरिंग रेशो डाउन, तो क्या होगी? ठीक। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तंग कर सकता है। अभी बता रहा हूं, मॉक में भी डालूंगा। अभी बता दिया, कहते हैं ना गैस नहीं देते, इसी तरह का क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि मुझे इससे पे फिक्र नहीं है कि तुम रेशो के फार्मूले नहीं लगा सकोगे, मुझे इस पे फिक्र है कि उसका तुम्हारा दिमाग इधर चलना चाहिए। तो ये अनदेखा क्वेश्चन होता है, इसलिए इस पे फोकस करना है। इसके बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। तीनों के, चारों के पार्ट एक है, ये 5वां है। इंसान बनो। चलो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जल्दी से करके दो यार, ये तेरी मेहरबानी बेटा, बच्चों को खराब करने की तू मशीन बना बैठा हुआ है। चलो जल्दी करो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।